सो हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फिजिक्स का द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये चैप्टर मेरे हिसाब से मोस्ट इजी चैप्टर है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मेरी वीडियो के थ्रू समझ सकते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर हमारा। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो हमारे आइज़ के जो पार्ट्स होते हैं उनकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे कॉर्निया। तो एक बार जूम कर लेते हैं मैं थोड़ा सा, लिटिल बिट। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, वो लाइट को अलाउ करता है हमारी आँख के अंदर आने से। मतलब जो लाइट का जो एंट्रेंस होता है वो कॉर्निया ही अलाउड करता है। उसके बाद करते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, वो फ्लूइड होता है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। आपको तो पता ही है हमारे आइज़ के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि मतलब कॉन्वेक्स लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसके अंदर ये एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ह्यूमर। उसके बाद पढ़ते हैं हम यहाँ पे प्यूपिल। प्यूपिल ब्लैक कलर का होता है, अलाउ लाइट एंटर। ये हमारे मतलब ये जैसे कि लाइट कॉर्निया के थ्रू तो एंटर कर लिया है, लेकिन जो प्यूपिल होता है वो ब्लैक कलर का होता है और लाइट को अलाउ करता है, बट एक और काम करता है। वो मेजर काम क्या करता है वो भी बताऊंगी। तब तक पढ़ते हैं यहाँ पे आइरिस। जो आइरिस होता है ना हमारे पास, वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। आइरिस रेगुलेट करता है कि कितनी कितनी लाइट हमारे अंदर घुस रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइज प्यूपिल कंट्रोल बाय आइरिस। जो प्यूपिल का साइज होता है ना, वो कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है आइरिस। समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत मेजर पॉइंट लिखा हुआ है मैंने कि जो प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता है उसको आइरिस कंट्रोल करता है। देखो प्यूपिल होता है ब्लैक पूरा, और प्यूपिल के अंदर एक और ब्लैक होता है जिसको हम आइरिस के नाम से जानते हैं। तो उसी को कंट्रोल मतलब तो आइरिस ही है। अगर आइरिस बड़ा होता है तो प्यूपिल भी बड़ा हो जाता है। तो यही है इसके अंदर। अब पढ़ते हैं हम सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या होता है, क्या आप जानते हो हमारी जो मतलब हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है, जब हम कोई दूर, जैसे कि हमारा कॉनकेव, वेट अ मिनट, जैसे हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और हम कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो मतलब दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमारा लेंस थिन हो जाएगा ना, पतला हो जाएगा, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। तो मतलब ये जो सिलेरी मसल्स है ना, वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो हमारा लेंस है ना, ये जो हमारा लेंस है इसको खींचते हैं टाइटली, और जब टाइटली खींचते हैं तो सिलेरी मसल्स वर्क करते हैं और हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं। और जो हमारा कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है, खींचता है। तो ठीक है, तो खींचने का काम कौन करता है, सिलेरी मसल्स। बट जब भी हम कोई पास की चीज़ देखते हैं, जैसे कि ये है, जब भी हम कोई पास की चीज़ देखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो वो होता है, हमारा जो ये जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता होगा थोड़ा। सोचो भाई, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती होगी। ऑब्वियस सी बात है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी और ये ऐसे करके इमेज बन जाएगी यहाँ पे रेटिना पे। तो ऐसा ही कुछ वर्किंग प्रोसेस होता है सिलेरी मसल्स का, कि मतलब जब हम पास की चीज़ देखते हैं तो हमारी जो सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स करती हैं। लेकिन हम कोई दूर की चीज़ देखते हैं आंखें फाड़ के, तो समझ सकते हो आप लोग कि मतलब हमारी जो सिलेरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती, खींचती है तेजी से। बस यही है इसके अंदर। अब पढ़ते हैं विट्रस ह्यूमर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, सपोर्ट रेटिना, मेंटेन शेप ऑफ द आई बॉल। देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं ऑलरेडी कि वो क्या क्या काम करता है। विट्रस ह्यूमर के काफ़ी सारे काम है। अगर आपका कोई आ जाता 1 मार्क का क्वेश्चन, उसमें ऐसे वर्किंग लिखे हुए हैं कि क्या कौन सा ऐसा वो है जो ये काम करता है, तो आप बता सकते हो विट्रस ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है जो ये काम करती है। अगर आपको बता दूं कि विट्रस ह्यूमर दिखता कैसा है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास ये हमारी आई है, ठीक है। अभी देखिए आप,
देखें ये क्या हो क्या रहा है, ये देखिए ये हमारी आँख है, ठीक है। ये हमारा देखिए ये हमारे पास यहाँ कॉनकेव लेंस है, ये हमारी सिलेरी मसल्स हैं, और ऐसे हमारे ना नर्व इम्पल्सेस जा रहे होते हैं, मतलब हमारे नर्व इम्पल्सेस ऑप्टिकल यहाँ से जा रहे होते हैं। तो जो इसके अंदर के जो खाली स्पेस होता है ना, इसी को हम विट्रस ह्यूमर का नाम देते हैं। समझ जाइए, इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है भाई, अगर आप समझ जाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो तो आपको कोई एनिमेटेड वीडियो देखनी होगी फिर तो, कि आप जल्दी से समझ जाओ। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा पार्ट रहता है। हम अब पढ़ेंगे रेटिना, कि रेटिना क्या होता है भाई। रेटिना ना एक वो चीज़ है जो कि आपके क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर बार रेटिना रेटिना, देखो रेटिना जो होती है वो इमेज फॉर्म करती है, और वो डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है, और वो इमेज को कन्वर्ट करती है न्यूरॉन सिग्नल्स के अंदर। क्या आपको एक फैक्ट पता है, हम कुछ भी जो देखते हैं ना वो हमारी आँख के अंदर ना ऑपोजिट बनता है। जैसे कि हमने सीधी बॉटल देखी, हमने कोई बॉटल देखी तो हमारी आइज़ के अंदर ना उल्टी बॉटल बनेगी, बट जो हमारा नर्व इम्पल्स जो ब्रेन है ना वो उसको सीधा कर देगा। बिकॉज आपको तो ये तो पता ही होगा कि देखो, दोबारा से दिखाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक कनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। बार बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप मत होना, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। जैसे कि देखिए मैं एक बार बना देती हूँ, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कैंडल रखी हुई है, कैंडल रखी हुई है। तो आपको पता है जितने भी इसके फंक्शनिंग होते हैं क्या होते हैं, ये ऐसे करके जाती है, यहाँ से फोकस से पास करती है, फिर ये यहाँ से पास करती है। तो मतलब मेजरली ये रोल क्या प्ले कर रही है कि इमेज नीचे बनती है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी इमेज हमेशा नीचे बनती है। इस वजह से जो रेटिना है वो हमारी इमेज फॉर्म करता है, और न्यूरो सिग्नल से पास होके वो हमारी इमेज को सीधा करता है, जिससे हमें हर चीज़ सीधी दिखती है। मतलब नेचर में तो हर चीज़ सीधी है ही, लेकिन जो हमारे अंदर कॉन्वेक्स लेंस है वो उस चीज़ को उल्टा कर देता है। लेकिन जब हम ऐसे देखते हैं तो जो हमारे नर्व इम्पल्सेस जो ब्रेन के थ्रू जा रहे होते हैं वो उससे सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है इसके अंदर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसमें है क्या। आगे हमें दे रखा है रोड और कोन। भाई ये ना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं। मैंने तो काफ़ी देखे हैं अपनी क्लासेस के अंदर एमसीक्यू से रिलेटेड। तो भाई देखो रोड क्या होता है, रोड जो होता है वो सेंसिटिव इम्पल्स करता है। मतलब जो तुम ब्लैक एंड वाइट कलर देखते हो ना, मेनली जैसे तुम अंधेरे में हो, यू आर इन द डार्क, तो जो भी तुम डार्क में जो समझ पाते हो ना उसको रोड ही मतलब रोड मैग्नीफाइड करता है। और जो कोन होता है वो कलर्ड को करता है। जैसे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि पेन की इंक ब्लू है, बिकॉज वो तुम्हारा कोन जो है ना, तुम्हारे अंदर जो प्रेजेंट कोन है आई बॉल के अंदर, वो बता रहा है कि ब्लू का जो पेन का कलर है वो ब्लू है, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अनदर टॉपिक विच वॉज पावर ऑफ अकोमोडेशन। भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है ना। देखिए मैंने इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आंसर भी लिख रखा है, इसको आप पढ़िए और अपने क्लास 10th में आंसर्स में लिख के आ सकते हैं, बहुत ईजी है। तो अब टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन होता है एबिलिटी ऑफ आई टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। पावर ऑफ अकोमोडेशन वो होती है जिसमें हमारा जो लेंस होता है वो बड़ा छोटा होता रहता है, और हम दूर और पास की चीज़ें अपने मन से अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। और उसी के अंदर हमारी काफ़ी सारी मतलब वो आते हैं डिफेक्ट भी आता है, डिफेक्ट एंड विजन्स भी आते हैं। बट पहले हम पावर ऑफ अकोमोडेशन की एक आंसर देखेंगे, जिसको हम अगर एग्जाम में लिख के आए और एग्जाम वाले पूछे कि व्हाट इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन, राइट इन फ्यू लेटर्स, जो भी है 3 मार्कर 2 मार्कर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, तो हम कुछ ऐसा आंसर लिखेंगे। पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नीड लो कन्वर्जिंग पावर। तो मतलब क्या कह रहा है ये, अगर कोई पैरेलल रेज, मतलब आप समझ रहे हो, पैरेलल तो इन्फिनिटी से ही आती हैं। अगर दूर से कोई पैरेलल रेज आ रही हैं तो उनको लो कन्वर्जिंग चाहिए, और अगर कोई डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं, मतलब पास से आ रही हैं,
फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट नीड हाई कन्वर्जिंग पावर। क्या समझे? अच्छा, ना समझ आए तो ना इसको याद ही कर लो, एग्जाम में लिख के आना आप सबको, समझ रहे हो? बहुत ज़रूरी है भाई ये टॉपिक, इम्पोर्टेंट। पावर ऑफ अकोमोडेशन। चलो ये समझ, अगर आपको देखो गाइस, अगर आपको ये समझ ना आए ना तो मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ। ये आप पढ़ रहे हो, रे फ्रॉम फार लेंस बिकेम थिन। जब हम दूर मैंने अभी आपको समझाया, जब दूर से रेज आती है तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो हमारा वो होता है उसको खींच लेती हैं बाहर, मतलब ऐसे तान देती हैं उसको, ठीक है। और यहीं पे सेम लिखा हुआ है, रेज आर नियर बाय लेंस बिकेम थिक। थिक मतलब मोटा। जब पास से आ रही हैं तो जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही था इसके अंदर। चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ना कुछ डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में ही है, देख सकते आप। अभी लाती हूँ स्लाइड अपनी, देखिए। अबे भाई इसका टॉप व्यू कहाँ गया? ये रहा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मायोपिया क्या होता है। डिफेक्ट ऑफ विजन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है मायोपिया। मायोपिया को आप ऐसे याद रख सकते हो कि मायोपिया, हम मेनली मायोपिया जो होता है वो यंग एज में हो जाता है कि आप दूर का नहीं देख पाते मगर पास का देख लेते हो, दूर का नहीं देख पाते पास का देख लेते हो। ऐसा हुआ क्या था, मैं अपने ट्यूशन में ऐसे हम सब बैठे हुए थे तो काफ़ी बच्चों ने बोला मैम मेरे चश्मा लगा हुआ है, मेरे चश्मा लगा हुआ है। तो काफ़ी बच्चों ने बोला मैम मुझे दूर का लगा है। तो मैम ने कहा कि जो यंग एज पे जो चश्मा लग जाता है वो इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें दूर का दिखना बंद हो जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मायोपिया मतलब बच्चों को दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, आप इजीली समझ सकते हैं कि मीनिंग क्या है एक्चुअली में। अब पढ़ते हैं हम उसकी कॉजेज, मतलब ऐसा क्या हुआ जो हमें पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। तो हुआ क्या, आई बॉल लंबी हो गई, आई बॉल जो है वो लंबी हो गई तो रेटिना की इमेज तो मतलब वहीं बनेगी, लेकिन जो आई बॉल है वो लंबी हो गई, इलोंगेट हो गई। और जो होती है थिकर आई लेंस, जो आई लेंस है वो मोटा हो जाता है। तो मोटा होगा तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी तो रेटिना पे इमेज बनेगी ही नहीं। तो यही कुछ प्रॉब्लम होती हैं। सो इसका जो करेक्शन होता है उसको सही करता है कनकेव लेंस। देखो कनकेव लेंस यहाँ पे यूज़ करा गया है, एज यू नो। क्यों किया गया है, क्योंकि देखो जिसकी मैंने बोला ना पैरेलल रेज आ रही हैं, तो अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो जो हमारा लेंस है उसको थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो थिन होगा तो हमें दूर की चीज़ें सही से दिखेंगी। मगर वो तो मोटा हो गया है, थिक हो गया है, तो उसको उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसको कम करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर ये दिख रहा है आपको लेंस, ये है कनकेव लेंस, ठीक है। आप अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पे जो हमारी इमेज है ये क्या है, फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। ये नॉर्मल आई है जो दूर का पॉइंट देख सकती है, लेकिन जब हम ये कनकेव लेंस लगा लेते हैं यहाँ पर तो कुछ ऐसे करके विज़न आता है और यहाँ पे हमारी इमेज बनना फॉर्म हो जाती है। मतलब हमारे इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, मेनली चेंज यहाँ पे आता है क्योंकि हम अपनी लेंस की कन्वर्जिंग पावर को कम कर देते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या चीज़ है? हाइपरमेट्रोपिया उसी का ऑपोजिट है जिसमें हमें दूर का दिखता है, पास का नहीं। मतलब हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो दिख रहे हैं मगर पास के नहीं दिख रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा दूर है वो मतलब वो दिख रहे हैं मगर पास का नहीं दिख रहा। तो ये मेनली क्या होता है, वो एजनिंग, मतलब जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उस टाइम पे होता है ये मेनली। तो होता क्या है यहाँ पे, कॉजेज क्या है इसके? ये कॉजेज ना एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कोई तुच्छ सवाल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉजेज क्या हैं। तो शॉर्टर आई बॉल और थिकर आई लेंस, मतलब जो हमारी आई बॉल होती है वो छोटी हो जाती है और जो
आई लेंस होता है वो थिनर हो जाती है, मतलब डाइवर्जिंग पावर बढ़ जाती है, कन्वर्जिंग कम हो जाती है। आपको तो पता ही है पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें लेंस को कन्वर्ज ज़्यादा करना पड़ता है, तो यहीं पे ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि लेंस जो है वो क्या हुआ, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज़ करा गया है, क्या यूज़ किया गया है, कमेंट में लिखो ये कौन सा लेंस है। इस लेंस को आप ही बताओगे कि मैंने यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ किया है, ठीक है। अब भाई कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए तो मैं कौन सा यूज़ करूँगी, आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करोगे आप सब। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज विद एजनिंग। प्रेस बायोपिया मेनली एजनिंग के टाइम होती है, बुढ़ापे के वक्त। जैसे कि जब तुम 40 प्लस या 60 प्लस हो जाते हो, तुम क्या भाई जो भी होगा बूढ़ा व्यक्ति, दादी दादा हमारे पूर्वज लोग, उनके ये सारी प्रॉब्लम प्रेस बायोपिया में एजनिंग के टाइम पे ही होती हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है ऐसे इंग्लिश में, पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज विद एजनिंग। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब जो हमारी एबिलिटी होती है वो खो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। भाई जब सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना रिलैक्स करेंगी, बस। अब है डिमिनिश फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस। आईलेंस हिलने लगता है, हिलने लगता है कि हमें हर चीज़ हिलती हुई दिखती है, ठीक है। तो ये एजनिंग के टाइम ही होता है, और इसके अंदर हम मतलब ऐसे करेक्शन करने के लिए ना ये यूज़ करते हैं बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंस क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसका अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो बायोफोकल लेंस क्या होता है, ये आपके पास चश्मा है, ये आपके पास चश्मा है, ठीक है। तो ये जो नीचे की साइड है ना, ये देखो इतना पार्ट है ना, देखो समझो इसको, मैंने इतना पार्ट लिया है कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पास की चीज़ें, सॉरी ये जो ये लिया है वो मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, और ये जो ले रही हूँ मैं, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो मेरा ये मेरा कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो मैं इसे लिख देती हूँ, येलो कलर और ग्रीन कलर का पार्ट जो है वो मेरा क्या है, ये मेरा है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। तो देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, हमें पास की चीज़ें अच्छे से दिखाता है, ठीक है। क्या करता है, हमें पास की चीज़ें अच्छे से दिखाता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमें दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाता है। तो जैसे कि हम अगर अपनी आंखें ऊपर करेंगे तो हमें दूर की चीज़ें दिख जाएंगी, और हम अगर आंखें नीचे करेंगे तो हमें पढ़ने वाली चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये दो टाइप का चश्मा होता है जिसको हम कहते हैं बाईफोकल। क्या कहते हैं, बाईफोकल। एक मैं नाम दोबारा देख लेती हूँ, हाँ बाईफोकल ही कहते हैं। समझे किस टाइप का चश्मा यूज़ करते हैं हमारे दादी दादा, जैसे बूढ़े होते जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है वो मुझे भी नहीं पता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के बारे में है। यहाँ पे बोला रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। आपने रिफ्रैक्शन लाइट वाले चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा गाइस, तो वही है सेम टॉपिक इसके अंदर, कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म कैसे होता है। हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब तो देखा है, एक बार आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ होता क्या है। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, और ये हमारे पास वो है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी इंसिडेंट रे आई तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी, देखो। अब है यार ये बीच में ही हट जाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम मैन, ठीक है। तो देखो ऐसे आई, अब ये अरे ये क्या हो रहा है, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है।
तो जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो नॉर्मल के साथ ही बनेगा। तो देखो हुआ क्या ना, हमने जैसे कि पिछले टॉपिक में पढ़ा था, यहाँ पे सिंपली एक मोनोलाइट का मतलब एक मोनोलाइट जो होती है ना उसका रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है मगर एक सिंगल लाइट का हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप का रिफ्रैक्शन जो कि हम वाइट लाइट से करेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है, हमने यहाँ पे एक वाइट लाइट मारी, नहीं 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 भाई ये थोड़ा ना डिफरेंट है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन नहीं है, सॉरी। ये भी हम मोनोलाइट से ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें लाइट जो है वो अलग टाइप में ट्रैवल करती है। तो देखो डिफरेंस क्या है प्रिज्म और रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है प्रिज्म और ग्लास स्लैब के अंदर होता क्या है। देखो हमारी यहाँ पे ना एक मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे। आपको तो यार मैं बताऊं कि आपने लाइट वाले चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा ना। हाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ अलग हो रही है जिसको हमने प्रिज्म के साथ किया तो हमें डिफरेंट एक्टिविटी शो हुई। तो देखो हुआ क्या, देखो समझेंगे अभी हम। सो लेट्स देखो, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल था, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है भाई। नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बनाना है जरूर, और डॉट 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 करके बनाना है, सीधी लाइन मत खींच देना, पता चले कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट रे दिख रही हो हमें, नहीं हमें ऐसे डॉट 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 बनाना है, ठीक है। तो ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है, मतलब रे जा रही है एक, जो कि जिसने ऐसे बैंड किया और ऐसे बैंड करने के बाद इधर बैंड किया। तो हुआ क्या, जब वो इधर से ट्रैवल कर रही थी तो हमारा रिफ्रैक्शन है ना, तो वो टूवर्ड द नॉर्मल करा, फिर उसने अवे नॉर्मल कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ का एंगल और यहाँ के एंगल में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए जो यहाँ पे एंगल है और ये यहाँ पे एंगल है रिफ्रैक्शन का, वो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल जा रही है, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हुआ क्या। हमने ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना मैंने मतलब ऐसे जब मेरी इंसिडेंट रे जा रही थी तभी मैंने उसको आगे एक्सटेंड कर दिया था, और जो ये हमारी इमर्जेंट रे जा रही थी तभी मैंने उसको पीछे एक्सटेंड करा था। तो हमारे पास एक डिफरेंट टाइप की चीज़ आई जिसका नाम था एंगल ऑफ, देखिए जिसका नाम था एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे एक मेन टॉपिक निकल के आ गया कि उसके अंदर एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है, समझे कुछ। उसके अंदर एक डिफरेंट चीज़ आ रही है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन। भाई देखो ये डायग्राम मोस्ट एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, इसको जो भी करना है इसको रटो कुछ भी करो, बट ये याद होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है कि मोनोलाइट का रिफ्रैक्शन दिखाओ हमें थ्रू अ प्रिज्म एंड द ग्लास स्लैब, उसका डिफ्रेंसिएशन करो कि ऐसा क्या डिफरेंस आया जो इन दोनों की बातों को हमने अलग अलग मुद्दे में लिया है, बस। तो हुआ क्या, इसके अंदर हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, नथिंग एल्स, ओनली द एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन। अब हमने क्या किया कि आपको ये बात पता थी पहले से कि जो हमारी मतलब जो हमारे पास वाइट लाइट होती है, उसके पास 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, आपको पता है वाइट लाइट के अंदर। तो उसको आज मैं एक्टिविटी के थ्रू इलस्ट्रेट करूंगी कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर कैसे होते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक फिर से ली एक वाइट लाइट ली और उसको प्रिज्म के थ्रू इंटरेक्ट करवाया। तो मेरे पास क्या हुआ, देखिए मेरे पास एक ऐसे करके, अरे ये प्रॉब्लम आ गई भाई, ये देखिए ऐसे करके एक रेड लाइट गई, मतलब एक रेड लाइट गई और एक नीचे से गई वाई, ये देखिए मैं बना लूँ एक बार तब देखते हैं, ठीक है।
तो देखिए हुआ क्या, मैंने यहाँ पे रेम्बो वाली पेंसिल ले लिया, बट ये शो नहीं कर रहा है वैसा जैसे मैंने सोचा था। तो देखिए जब मैंने प्रिज्म के थ्रू, मतलब जब मैंने यहाँ पे ऐसे प्रिज्म के थ्रू जब मैंने मतलब डिस्पर्जन किया, डिस्पर्जन क्या होता है, फैलना होता है डिस्पर्जन, ठीक है। मैंने प्रिज्म के थ्रू जब मैंने डिस्पर्जन किया तो मेरी जो वाइट लाइट थी वो डिफरेंट कलर्स में फैल गई। तो मैंने यहाँ पे वाइट लाइट का यूज़ किया था, इसलिए वो मतलब अलग अलग कलर में फैली। तो यही दिखाता है हमारा डिस्पर्जन वाला रिएक्शन। तो देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमारे पास ना 7 कलर्स आए हैं, जिसको मैंने उल्टी फॉर्म में लिया। आप सीधी फॉर्म में मत लेना, विबग्योर लेना है। अब मैंने विबग्योर क्यों लिया है, मैंने मतलब उल्टा विबग्योर क्यों लिया है, मैंने सीधा क्यों नहीं लिया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए पढ़ते हैं आगे कि ऐसा क्या रीज़न है जिसको मैंने विबग्योर को उल्टा लिया है ना कि सीधा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रखी है, आप देख सकते हैं, वायलेट बेंड द मोस्ट एंड रेड बेंड द लीस्ट। हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, जो वायलेट जो है वो बहुत ज़्यादा बेंड कर रही है और जो रेड बेंड हो रही है वो बहुत लेस हो रही है। तो देखो जो रेड है ना उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत सॉरी उसकी वेवलेंथ कम है, जिस वजह से वो कम बेंड कर रही है। देखिए ये हमारे पास जो वाइट लाइट है ना वो उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इसलिए वो कम बेंड कर रही है। सिंपल ही रीज़न है ये ना, मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करता है भाई। देखो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा तभी हम देख पाएंगे इसको। और ये वायलेट है वो सबसे ज़्यादा बेंड कर रहा है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हमने विबग्योर को क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। इसी के पीछे रीज़न है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट की वाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो देखते भाई क्या होता क्या है। क्या मैं आपको एक अलग सा डायग्राम बना के दिखाऊं या इसी में, चलो मैं आपको एक अलग सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि मेनली क्या था, ठीक है। चलिए मुझे तो याद ही है, आपको और याद करना ही डायग्राम्स वगैरह, तो उससे आपको भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। देखो थोड़ा डीप में देखेंगे हम यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे एक प्रिज्म लिया है और इसी के ऑपोजिट में एक ये लिया है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिकॉम्बिनेशन कर रही हूँ। मैं रिकॉम्बिनेशन कर रही हूँ। ब्रो व्हाट हैपनिंग, मतलब कभी कभी ना इसमें डिफिकल्टीज आ जाती हैं। कोई बात नहीं, आप लोग तो बने हो ना मेरे साथ, मुझे क्या ही चाहिए फिर। मैं दोबारा से एक प्रिज्म बना लेती हूँ। देखो ऐसा ही प्रिज्म बनाना है और कुछ मत बनाना। इधर एक स्क्रीन बना लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए आप अपनी रेस बनाते हैं रेड कलर से। मुझे ना रेड कलर की रेस बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अपनी वायलेट रेस भी बनानी है ना मुझे। चलिए ये मेरे पास वाइट लाइट आई, देखिए वाइट लाइट आई है हमारे पास। अभी ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। व्हाट हैपनिंग ब्रो, ये बार बार लाइट चली जाती है, आई मीन सो कि इसकी इंक ख़त्म हो जाती है, क्या होता है। तो चलिए ऐसे लाइट गई और उसने ऐसे कर लिया। अब ड्रॉ करते हैं अपनी वायलेट लाइट वाला, ठीक है। चलिए यहीं से मेरी वायलेट लाइट भी आई, जिसने ऐसे रिफ्रैक्ट किया क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अबे फिर चली गई, नो प्रॉब्लम मैन, मैं आपके साथ हूँ। देखिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया प्रिज्म 1 प्रिज्म 2। समझ रहे हो कुछ। देखो जब मैंने सिंगल प्रिज्म लिया था तब डिस्पर्जन हुआ और वो लाइट 7 कलर्स में फैल गई,
लेकिन फिर मैंने उस 7 कलर की फैली हुई लाइन के सामने एक और प्रिज्म रख दिया, तो वो लाइट जो थी डिस्पर्स हुई, वो फिर से समेट गई 7 कलर्स के अंदर, फिर से समट मतलब ऐसे क्लोज हो गई। वो क्लोज होके क्या किया उसने, एक सिंगल लाइट बना ली। दैट्स ऑल अबाउट दिस। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना रखा है डायग्राम ऑलरेडी। ठीक है, बहुत इजी डायग्राम है, इसको कैप्चर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो करना है वो कर लो, ये इजी है बहुत ज़्यादा। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो देखिए गाइस, हुआ क्या, रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आपको तो पता ही है, जब थोड़ी सी बारिश हो और धूप हो, मतलब जो हमारी बारिश का मतलब है, जो रेन ड्रॉप्स होती है वो एज अ रिएक्ट करती हैं छोटे छोटे प्रिज्म। जो रेन ड्रॉप्स होती है वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह रिएक्ट करती हैं, और जो सन होता है वो लाइट में रिएक्ट करता है, जिससे क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। मतलब एक जो हमारा जो रेन ड्रॉप होती है उसमें से रेनबो फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होती है इसके अंदर। समझ आया? तो इसके अंदर मेनली सब टॉपिक्स क्या हैं, इसके अंदर मेनली आता है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। तो यहाँ से बीम ऑफ लाइट आई, यहाँ पे ने वो किया, तो जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो देखिए, ये मैंने ऐसे करके लिया, तो यहाँ से निकाला। अरे क्या हो रहा है, ये देखो, अब मैं आपको पॉइंट्स मार्क करके बताती हूँ। यहाँ पे इंटरनल रिफ्रैक्शन, यहाँ पे डिस्पर्जन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन। तो मेजरली रेनबो फॉर्मेशन के लिए हमें छोटे छोटे प्रिज्म चाहिए होते हैं, और एक सन की ज़रूरत होती है, और डिस्पर्जन होता है पहले, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर हमारा होता है रिफ्रैक्शन, तब होती है रेनबो फॉर्मेशन। बस चलिए, यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू सून गाइस।